मैडम जी, आप 2 दिन से जैसलमेर के इलाके में गए थे, जहाँ पर जो हाल ही में तूफ़ान आया था। तो किस तरीके से ज़मीनी हालात है वहाँ पर, और किस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है, और ऐसी तबाही क्या पहले इन सालों में आपने देखी? वहाँ खास करके नहरी इलाके में पहले तो किसानों पर पानी की कमी की मार पड़ी, और फिर उसके बाद में ये जो तूफान आया, रही सी कसर उससे किसानों की कमर टूट गई। आज किसानों की वो बहुत बुरी हालत है। जो भी फसल थी वो फसल उस तूफान की वजह से सब खेतों के अंदर बिखर गई। किसान बहुत ही, मैंने खुद ने वहाँ जा कर के मुरबों के अंदर किसानों के खेत देखे, हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे हालात में सरकार को मदद करने की ज़रूरत है। खास करके फसल बीमा योजना है, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से किसानों को मुआवजा मिलने में कई कठिनाइयां भी है। और किसानों से दावे पेश करवाने के लिए उस शर्त है कि किसान दावा पेश करेगा तो ही उसको मुआवजा मिलेगा। तो किसान अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन सभी किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। तो जो किसान दावा पेश करने से वंचित रहेंगे, उसमें समय भी बहुत कम दिया है, तो वंचित रह जाएंगे तो उनको दावा मुआवजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। और खास करके गिरदावरी की बहुत समस्या है। जो पटवार सर्किल खाली है, जिनके चार्ज अतिरिक्त चार्ज दूसरे पटवारियों के पास है, वो उन पटवार हलकों को गिरदावरी नहीं की उन्होंने। उस वजह से ये भी एक बड़ी समस्या है। फसल बीमा के अलावा भी जो कृषि आदान अनुदान के रूप में किसानों को मुआवजा मिलता है खाद बीज के लिए, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये सारी बातें हैं। कृषि निदेशक से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी कहा इस तरह इस फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी ली, किसानों के बारे में। तो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उनको राहत मिले तो वो अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। नहीं तो उनको नहरी क्षेत्र छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा जहाँ से आए। आज भी स्थिति पिछले आज से 4 साल पहले जितने किसान वहाँ जा कर के बसे थे, रह रहे थे, उसमें से आधे किसान तो वापस चले गए। और इस साल की स्थिति को देखते हुए और किसान वहाँ से चले जाएंगे। जो किसानों को मजदूरी के रूप पैसा भी वहाँ नहीं मिलता है, मजदूरी का पैसा भी डूब गया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रहना भी उनका बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए प्रीमियम के नाम पर बड़ी राशि बीमा कंपनियां ले लेती है, लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है तो 10 तरीके के कंपनी के मतलब नाटक होते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को अब इन कंपनियों के बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक भोला वाला किसान, चाहे उसकी केसीसी में से पैसे कट जाते हैं, मोटी रकम कट जाती है, जब उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। ये फसल बीमा योजना, इसकी किसानों को पूरी तरह से एक तो जानकारी भी नहीं दी जाती है भी नहीं। और दूसरी, ये फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को फ़ायदा ऐसा इसमें कम है। ये खास करके जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां जिन्होंने ये बीमा किया है, उनको राज्य सरकार अपनी तरफ से भी पैसा देती, किसानों से भी प्रीमियम के तौर पर पैसा लिया जाता है। तो ये वो बहुत बड़ी रकम ढकार जाती है। जिस दिन से ये फसल बीमा योजना लागू हुई, फिर बाद में इसको संसदीय रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इन कंपनियों ने शुरू से लेकर आज दिन तक कितना कुल प्रीमियम किसानों द्वारा और सरकार द्वारा जमा करवाया गया, इन कंपनियों को दिया गया, और कंपनियों ने कितना मुआवजा काश्तकारों को दिया, ये आंकड़े अगर निकलवा लिया जाए तो हजारों करोड़ रुपए कंपनियों ने इस फसल बीमा के नाम से कमाए हैं, और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। मैम जी, जिस तरीके से आप लगातार विधानसभा में घूम रहे हैं अपनी विधानसभा में, तो किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है और किस तरीके से समाधान किया जा रहा है? क्या अधिकारी आप जिन बातों को उठा रहे हैं उनके बारे में कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि आपने विधानसभा में भी कहा कि मैं भले बोल दूं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। वो तो अब शासन किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से नहीं चल रहा है, ये शासन की एक व्यवस्था है। लेकिन अगर शासन सख्त हो तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी काम है आज बिना पैसे को होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो काम भी बिना पैसे के हो सकता है। लेकिन शक्ति कम है, भ्रष्ट लोग, आपने अभी देखा वहाँ पर एक तहसीलदार पकड़ा गया और 20 लाख रुपए उसने जला दिए गए। तो जब 20 लाख रुपए उसने इकट्ठे किए और जला दिए गए, तो फिर सरकार को इतना भी पता नहीं कि भी कौन क्या कर रहा है,
सरकार के ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि कौन अधिकारी भ्रष्ट है, कौन अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, कौन जनता का बिना पैसे के काम कर रहा है और कौन पैसे के बिना काम ही नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की हर अधिकारी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए और सरकार को ऐसे भ्रष्ट लोगों को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। जब तक ये सख्त कदम नहीं होगा, ऐसे लोगों को सेवा से बर्खास्त नहीं करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार की जो बेल है ये तो बड़ी होती जा रही है और लोगों को लूट रही है। तो चाहे कहीं भी हो, चाहे ये मुआवजे का मामला हो, इसमें भी कई तरह का मामले होंगे। तो मेरा तो ये है कि सरकार इस मामले में सख्ती बरते और भ्रष्ट लोगों को सिक्के जमे कसे। मैम जी, घोड़ामलानी विधानसभा में इन दिनों युवा है वो नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, मतलब तरह तरह के नशे कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से युवा नशे में जा रहा है उससे वो अपना और अपने परिवार का ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद कर रहा है। हो रहा नशा, नशे का बहुत पहले तो अफीम डोडों का था, शराब का था, और अब ये स्मैक का और नशा आ गया। तो ये तो बहुत ही खतरनाक नशा है। और स्मैक का जिसने भी नशे के आज लत पड़ गई जिसके, वो तो शुद्ध बुद्धि खो देता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है शुद्ध बुद्धि का भी। तो ये नशा बहुत खराब है। इसके लिए तो पुलिस और प्रशासन इस पर सख्ती करे तो ये रुक सकता है। लेकिन ये पोस्ट डोडे हैं, चाहे अफीम है, ये शराब है, ये और तो स्मैक भी धड़ल्ले से मिल रही है। ये प्रशासन पुलिस के कोई ध्यान में नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस भी पैसे कमाने में लगी है। तो इसलिए उनके बंदी बंदाई है। जो इस तरह के तस्कर हैं, तस्कर लोग पुलिस से मिले हुए हैं। कोई छोटा मोटा बिचौलिया जो कैरियर है वो भले ही उसको पकड़ लो, लेकिन जो बड़े तस्कर हैं, जो तस्करों की गैंग है, वो कोई भी उसको पकड़ता नहीं है। नहीं पकड़ता तब तक ये जो नशे का धंधा है ये फल फूल रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बजट में क्या मांग की थी और सरकार ने क्या क्या मांगे आपकी मानी? बजट में मैंने मेरे क्षेत्र की भी बात कही थी। क्षेत्र के अंदर विकास के काम है, जनता के काम है, वो होने चाहिए। तो मैंने ये बात 17 तारीख को रखी थी विधानसभा के अंदर। फिर 18 तारीख को जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, कुछ बातें मानी हैं जो जनता के हित की है, कुछ और भी बातें हैं जो हम आगे प्रयास करेंगे कि वो भी जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। इलाके घोड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की प्रथम समस्या है। समस्याएं तो और भी हर विभाग की है, पर लेकिन सबसे बड़ी तो पीने के पानी के योजना है जो पूर्व में पिछली हमारी सरकार थी उस समय स्वीकृत हुई थी नर्मदा कैनाल से। वो योजना भी अभी तक काम उसका बहुत धीमे है। प्रयास किया है अभी, क्योंकि बीच में ठेकेदार है उसने काम करना बंद कर दिया, वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उसके बाद में दूसरे की ठेकेदार को काम दिया है। अब काम चल रहा है। तो इस प्रकार और जो काम दूसरे गांव वंचित है पीने के पानी की योजना से थे, उनके लिए भी योजना स्वीकृत करा दी गई है। जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि भी उनका टेंडर लग जाए, काम शुरू हो जाए और समय पे वो योजना पूरी हो जाए और सब लोगों को कम से कम विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी को पीने का मीठा पानी मिले। इसके लिए अभी 1363 करोड़ रुपए की योजना जायका के द्वारा फंडिंग होगा, उसकी स्वीकृत हो चुकी है। उसका अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी टेंडर लग जाएगा और फिर वर्क ऑर्डर देकर के काम शुरू होगा। तो पीने के पानी की समस्या, दूसरा सड़कों की भी बहुत बड़ी भारी कमी है। तो सड़कों का भी किस प्रकार से कैसे जो पुरानी सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी थी, वो सड़कें भी टूट चुकी, जीर्ण शीर्ण, उस पर बिल्कुल चलना ही मुश्किल हो, पैदल आदमी का चलना इस तरह से कंकर बिखर चुके हैं। उनकी मरम्मत करवाना है, नई सड़कें बनाना है। ये प्राथमिक आधार पे पूर्व में भी जब पायलट साहब PWD मंत्री थे, उन्होंने घोड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सड़कें दी, लेकिन उनका भी काम होना चाहिए और काम जिस प्रकार गति से, तेज़ गति से होना चाहिए या जिस क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक्शन इस प्रकार का लगा दिया गया है जो भ्रष्ट है और ठेकेदारों से मिला हुआ है और ठेकेदार घटिया से घटिया काम करा रहे हैं। ये बात भी मैंने विधानसभा के अंदर रखी है। सरकार उस पर गौर करेगी, अगर गौर नहीं करेगी फिर आगे हमारा संघर्ष उसके लिए, ये जो घटिया सामग्री काम में ले रहे हैं, घटिया सड़कें बना रहे हैं, उसके खिलाफ जारी रहेगी। दूसरी भी चिकित्सा, स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, चाहे रोजगार है, हर मामले के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। अभी मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की थी कि अभी सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार जो भी पंचायतें बनी है नई,
इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 45 नई विधानसभा ग्राम पंचायतें बनी हैं और 2 पंचायत समिति बनी हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 45 ग्राम पंचायतें राजस्थान में किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र में शायद ही बनी हो। और अभी जो चिकित्सा एलोपैथिक चिकित्सा से विहीन जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी सूची अभी CMHO ने जारी की है। उस सूची में जो जारी की उसमें 40 गांव मेरे विधानसभा 40 पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो इस तरह की सुविधा से वंचित है। तो अब चरणबद्ध तरीके से इनमें ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और नहीं तो कम से कम नीचे स्तर की उप स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा सुविधा अगर मुहैया करा देंगे तो इन पंचायतों को भी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। और अभी जो सूची जारी की है उसमें एक पंचायत पीछे छूट भी गई, उसको भी मैंने ध्यान में लाया, मेघोड़ा तला उसमें शामिल भूल से रह गई है। और ये पंचायत जो नई गठित हुई है उसमें पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र उसमें है और पुराने वाली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, वो भी इस तरह की कोई इनके भूल रही है तो वो तो इनके ध्यान में ले आएंगे, तो पॉलिसी के अंतर्गत है तो वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिला करके 42 नए उप स्वास्थ्य केंद्र भी इस नीति के अंतर्गत मिल जाएंगे। नीति के अंतर्गत जो पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े नहीं हैं वो मिल जाएंगी। और जो पंचायतें जिनमें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है तो उन पंचायतों में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी खोली जाए। इस प्रकार की बजट में तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि पहले पूर्व में जितनी भी पंचायतें थी उन करीब सब में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी खुल गई है, कोई गिनी चुनी उसमें भी बाकी हो गई। पर अब ये नई पंचायतें वगैरह बनी हैं इन सब में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हो, इस प्रकार की मेरा प्रयास रहेगा। कोई भी पंचायत सीनियर से ऐसी नहीं रहे जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षा की सुविधा नहीं हो।